आज हम पढ़ेंगे मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। ये मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी क्या है? तो हम यह जानते हैं कि किसी भी पौधे की पर्याप्त मात्रा में, किसी भी पौधे को पर्याप्त मात्रा में, उचित अनुपात में पोषक तत्वों को प्रदान करने की मृदा की जो आंतरिक क्षमता होती है उसको हम मृदा उर्वरता कहते हैं। यदि मृदा के अंदर सभी आवश्यक, जो भी पौधों के लिए आवश्यक है पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में और उचित अनुपात में उपस्थित हैं, तो वह जो मृदा होती है उसको हम उर्वर मृदा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी रिफर टू इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई essential element to plants in adequate amount and in suitable proportion। यानी निश्चित प्रबंधकीय क्रियाओं के फलस्वरूप मृदा की उपज प्रति हेक्टेयर देने की जो क्षमता होती है उसको हम मृदा उत्पादकता कहते हैं। मृदा उत्पादकता के लिए यह आवश्यक है कि जो भूमि है वह भूमि उर्वर हो। अगर भूमि उर्वर नहीं है तो वह उत्पादक नहीं हो सकती। जैसे रेतीली, क्षारीय मृदा जो होती है, अम्लीय मृदाएं जो होती हैं, ये मृदाएं उर्वर होते हुए भी उत्पादक नहीं होती हैं, क्योंकि पोषक तत्व मृदा में उपस्थित हैं, परंतु किन्हीं कारणों से वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते, या कम या अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसलिए यह जो मृदा है वो उर्वर, उत्पादक नहीं। मृदा में जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं, उन आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा पौधों को उनकी जो उपलब्धता है, मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन, ये सब मृदा उर्वरता के प्रमुख अंग हैं। मृदा में उपस्थित जीवाणुओं की किस्म, उन जीवाणुओं की संख्या, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं की क्रियाशीलता, यह भी मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है। मृदा उत्पादकता से जो हमारा तात्पर्य है वह मृदा के द्वारा पौधों को पैदा करना है। पैदा करने की जो मृदा की क्षमता होती है उससे है। कभी कभी ऐसा होता है कि मृदा की भौतिक दशाएं, जैसे मृदा जलमग्न हो गई है, अगर जलमग्न हो जाए मृदा तो इस अवस्था में भी पौधों की बढ़वार नहीं हो पाती है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भूमि उर्वर नहीं है, भूमि उर्वर है, किंतु केवल एक तत्व यानी जल की अधिकता के कारण उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। ऐसी भूमियों की जो उर्वरता होती है, यह उर्वरता नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार से कुछ पोषक तत्व हैं, जैसे एल्यूमिनियम, बोरान, आयरन। ये जो न्यून यानी सूक्ष्म मात्रा में जिनकी आवश्यकता पौधों को होती है, अम्लीय दशा में यानी भूमि जब अम्लीय हो तो ऐसी दशा में इनकी घुलनशीलता मृदा घोल में बढ़ जाती है, और इनकी घुलनशीलता बढ़ने के कारण जितनी आवश्यकता है पौधों को, उससे अधिक मात्रा में ये पौधों को उपलब्ध होने लगते हैं, और इसका फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रबंधकीय क्रियाओं के द्वारा अनुत्पादक मृदा को उत्पादक मृदा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि मृदा उर्वर नहीं है तो उसको उत्पादक बनाना कठिन होता है। ऐसी अवस्था में हमको बाहर से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को मृदा में देने की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो मृदा उर्वरता है, इस मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करें। तो पहला जो कारक है वह है भूपरिष्करण। भूपरिष्करण के बारे में हम सब जानते हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा होगा। जो कृषि के विद्यार्थी हैं, अगर जूनियर कक्षाओं में कृषि विज्ञान विषय रहा होगा तो उसमें भी इस संबंध में बताया गया होगा। भूपरिष्करण है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। खेत की तैयारी से लेकर और फसल की कटाई तक भूमि में जो भी क्रिया करते हैं, इसको हम भूपरिष्करण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीयक भूपरिष्करण। प्राथमिक भूपरिष्करण खेत की तैयारी से लेकर और बीज की बुआई तक जो भी क्रियाएं मृदा में करते हैं, वो प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आता है। जैसे मृदा की जुताई करना, उसका समतलीकरण करना, ये सारी क्रियाएं इसके अंदर आती है। खाद मिलाना, उसमें जैविक खादों को मिलाना। बीज के बोने से लेकर के और फसल की कटाई के बीच जो भी निकाई गुड़ाई आदि क्रियाएं खेत में करते हैं, पौधों पे मिट्टी चढ़ाना, ये सब करते हैं, ये सब द्वितीयक भूपरिष्करण के अंदर आता है। तो अगर समय पर जुताई न हो, समय से पौधों की निकाई गुड़ाई न हो, तो इससे मृदा की उत्पादकता कम होती है। लेकिन अगर समय से निकाई गुड़ाई हो तो मृदा की उर्वरता और मृदा की उत्पादक क्षमता दोनों में ही वृद्धि होती है। अगर पर्याप्त ओट मृदा के अंदर नहीं है तो हम जानते हैं कि मृदा की जुताई नहीं करनी चाहिए। मृदा की जुताई करने के लिए मृदा में पर्याप्त ओट का होना आवश्यक है। पर्याप्त ओट पर जब मृदा की जुताई करते हैं
तो इससे मृदा की संरचना में सुधार होता है और इसके कारण मृदा से पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता और पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ जाती है। दूसरा, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक है मृदा नमी। अगर मृदा के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी है तो इससे मृदा की जो भौतिक दशाएं हैं वह ठीक रहते हैं। यानी मृदा में न पानी जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उसमें जल उपलब्ध होना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में जब नमी उपलब्ध रहती है तो इससे पौधों का यानी बीजों का जो अंकुरण होता है वह ठीक प्रकार से होता है, पौधों का वृद्धि और विकास अच्छा होता है और मृदा विलयन भी ठीक बना रहता है। इसलिए मृदा में नमी का एक निश्चित स्तर तक बना रहना आवश्यक होता है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है वह है उचित जल निकास की व्यवस्था करना। खराब जल निकास होने पर यानी मृदा के जलाक्रांत होने पर मृदा में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम इनका मृदा जटिल से निक्षालन होने लगता है। ये वहाँ से हट करके मृदा के आंतरिक सतहों में चली जाती हैं, जिससे मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। अच्छा जल निकास होने पर पोषक तत्वों की हानि नहीं होती और वो ठीक प्रकार से मृदा में उपस्थित रहते हैं और इससे मृदा उर्वरता बनी रहती है। जल निकास के बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। फसल चक्र। फसल चक्र क्या है? भूमि की उर्वरता को स्थिर रखने के लिए एक समान उसकी उर्वरता बनी रहे, इसके लिए फसल चक्र अपनाना एक बहुत ही अच्छा उपाय है। किसी क्षेत्र में लगातार अगर हम एक ही फसल को उगाते हैं, इससे मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है, उसकी उर्वरता कम हो जाती है। इसलिए मृदा पर हेर फेर करके फसलों को उगाना चाहिए। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को या अदलहनी फसलों को के बाद दलहनी फसलों को, इनको एकांतर क्रम में उगाना चाहिए। किसी क्षेत्र में दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में पाए जाने वाले जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, यह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा के अंदर करते हैं, जिससे भूमि में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है और भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। पांचवा कारण है कार्बनिक खादों का प्रयोग। कार्बनिक खादों का प्रयोग करके भी हम मृदा की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, उसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, खलियाँ, इन सबको का प्रयोग अगर हम पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए करें तो इससे मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा में भी सुधार होता है और मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। छठवां कारक जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है वह है उर्वरकों का प्रयोग। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के प्रयोग से
भूमि के अंदर पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। उर्वरक कम मात्रा में और कई बार में प्रयोग करने से उसका लाभ पौधों को ज़्यादा प्राप्त होता है। विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों को पौधों के जड़ क्षेत्र से कम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नीचे और उनके बगल में देना चाहिए। ऐसा करने से पौधे उन पोषक तत्वों का जो उर्वरकों में उपलब्ध हैं उसका ठीक प्रकार से अवशोषण करते हैं और इसका मृदा के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। 7वां कारक है जैव उर्वरकों का प्रयोग। इसमें हम दलहनी और अदलहनी फसलों में जैव उर्वरक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम कल्चर, इनका प्रयोग करके भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं और इससे फसलों की उपज में भी वृद्धि होती देखी गई है। 8वां जो कारक है मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए या उनको स्थिर रखने के लिए वह है पादप अवशेषों का उचित प्रबंध करना। पादप अवशेष यानी फसल को लेने के बाद मृदा के ऊपर उपस्थित उसके जो अवशेषी भाग होते हैं उसको मृदा में अगर मिला दिया जाए तो वो सड़ गल करके मृदा में जीवांश पदार्थ की वृद्धि करते हैं और इस प्रकार मृदा उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। 9वां कारक है भूमि सुधारकों का प्रयोग। जैसे क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही अम्लीय भूमियों को सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से भी यानी इन भूमि सुधारकों के प्रयोग से भी मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है और मृदा की भौतिक और रासायनिक दिशा में सुधार होता है। 10वां कारण है जीवाणुओं की क्रियाशीलता। मृदा जीवाणुओं की संख्या और उनकी क्रियाशीलता अगर ठीक रहती है, अधिक रहती है, तो इससे भूमि की भौतिक दशाएं ठीक रहती हैं। अर्थात उनका जो पीएच मान होता है अगर उसको 6.5 से 7.5 के बीच रखा जाए तो इससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। पर्याप्त जीवांश पदार्थ अगर भूमि के अंदर हो तो जीवाणु ये कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं और विघटन करके उनका विच्छेदन करके पोषक तत्वों की उपलब्धता को भूमि में बढ़ा देते हैं। 11वां कारक है खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार बड़ी मात्रा में पोषक तत्व मृदा से ग्रहण करते हैं। अगर इन खरपतवारों के ऊपर हम नियंत्रण कर लें तो वे पोषक तत्व या नमी की मात्रा या वायु की मात्रा जो खरपतवार भूमि से ग्रहण करते हैं वह बच जाएंगे और पौधों को फसलों को उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी और इस प्रकार भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाएगी। 12वां कारक है सिंचाई जल का ठीक प्रकार से या समुचित तरीके से प्रयोग। सिंचाई जल के ह्रास को रोकना, जितनी आवश्यकता है उतना ही जल सिंचाई के लिए प्रयोग करना। अगर ऐसा करते हैं तो इससे मृदा उर्वरता का ह्रास नहीं होता है और
अधिक उपज भी प्राप्त होती है। भूक्षरण पर नियंत्रण एक 13वां कारक है जिसको हम अपना करके मृदा की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं भूक्षरण से अर्थात मृदा कटाव से, मृदा के ऊपरी परत के कट बह जाने से मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर हम भूक्षरण की विधियों को अपनाएं और मृदा को कटने बहने से बचाएं तो इससे मृदा की उर्वरता में पर्याप्त वृद्धि होती है और हमको भूमि से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त होता है और किसान को इससे अन्य प्रकार के लाभ होते हैं। ये हमारा मृदा उर्वरता और उसको बनाए रखने के कारक ये हमने आपको बताया। बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में जानना हम आवश्यक समझते हैं कि उसको बताया जाए। जैसे एक शब्द है अम्लांक। यह अम्लांक क्या है? जैसे अम्लीय भूमि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अगर आपसे पूछा जाए अम्लांक क्या है तो वे अंक जो अम्ल के द्योतक हों, जिससे पता चलता हो कि यह वस्तु अम्लीय है या मृदा, समझ लीजिए मृदा अम्लीय है। तो इसका मतलब हुआ कि पीएच 7 से कम जितने अंक हैं वो सब क्या हैं? अम्लांक हैं। वह यह बताते हैं कि भूमि में अम्ल की संख्या अधिक है। यानी अम्लांक का मतलब हो क्या हुआ? 7 पीएच से कम की संख्या। 7 पीएच से कम मतलब 6.99 पीएच। 6.4, 6.5, 4.5, 2.5, 1.5, 1, ये क्या है? इनको हम अम्लांक कहते हैं। प्रबल अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है? हमने पीछे इसको बताया था। जो पीएच मान का रेंज है 5.5 से 6 पीएच के बीच की जो भूमि होती है उसको हम प्रबल अम्लीय मृदा कहते हैं। ऐसे ही वह कौन सा पीएच मान है, पीएच मान का वह कौन सा रेंज है जो सभी फसलों के लिए उपयुक्त होता है? हम जानते हैं कि 7 पीएच की भूमि उदासीन होती है, तो 7 से 0.5 नीचे और 0.5 ऊपर, यानी 6.5 पीएच से 7.5 पीएच की जो भूमि होती है वह अधिकांश फसलों के लिए सर्वोत्तम होती है और अच्छी होती है और ऐसी भूमियों से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात अच्छा उत्पादन मिलता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप दिए गए प्रश्नों का जो आपको इसके साथ ही मिल जाएंगे उनको अपनी उत्तर पुस्तिका, जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है, उसमें लिख करके नोट्स बनाएंगे ताकि आगे
आपके जीवन में काम आ सके। अगर कहीं आपको किसी प्रकार की परेशानी है, कोई दिक्कत है, व्हाट्सएप से के द्वारा उसको हमसे प्रश्न कर सकते हैं, उसका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा।